नमस्कार साथियों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम लोग सीटेट 2015 प्राइमरी लेवल का बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्नों को हल करेंगे। सीटेट एग्जाम में लगभग सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर के ही पूछे जाते हैं। कुछ प्रश्न हैं जो पूर्व में आए हुए प्रश्नों के टॉपिक से ही घुमाकर पूछ लिए जाते हैं। इसलिए यदि आप लोग सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं तो कम से कम 10 वर्ष का प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को जरूर हल करके जाएं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, 2015 में सीटेट के पेपर 2 बार हुआ था, जैसे 2016 और 2019 में। तो आज हम लोग हल करेंगे 20 सितंबर 2015 को जो पेपर संपन्न हुआ था। साथियों, प्रश्नों पर आएँ उससे पहले यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। शैशवकाल की अवधि है: ए जन्म से 1 वर्ष तक, बी जन्म से 2 वर्ष तक, सी जन्म से 3 वर्ष तक, डी 2 से 3 वर्ष तक। साथियों, इसका सही जवाब है बी, जन्म से 2 वर्ष तक। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की अवस्था में है। ए पूर्व संक्रियात्मक, बी औपचारिक संक्रियात्मक, सी मूर्त संक्रियात्मक, डी संवेदी गतिक। इसका सही जवाब है ए। इस तरह के प्रश्न पहले भी आ चुके हैं। पियाजे के अनुसार 2 वर्ष से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में है? तो पूर्व संक्रियात्मक। अगला प्रश्न है, विकास से की ओर बढ़ता है। ए सामान्य से विशिष्ट, बी जटिल से कठिन, सी विशिष्ट से सामान्य, डी साधारण से असाधारण। इसका सही जवाब है ए, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। अगला प्रश्न है, जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चों के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम में सुगम बनाते हैं। इसे कहा जाता है ए समीपस्थ विकास, बी सहयोग देना, सी सहभागी अधिगम, डी सहयोगात्मक। सहयोगात्मक। इसका सही जवाब है बी, सहयोग देना। जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो ये बच्चों के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे कहा जाता है सहयोग देना। बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीम में बदलाव की प्रक्रिया कहलाती है। ए अनुकूलन, बी आत्मसात्करण, सी समायोजन, डी अहम केंद्रिता। इसका सही जवाब है सी समायोजन। नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीम में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है? समायोजन। अगला प्रश्न है, मध्य बाल्यावस्था में भाषा के बजाय अधिक है। ए अहं केंद्रित समाजीकृत, बी समाजीकृत अहं केंद्रित, सी जीववादी समाजीकृत, डी परिपक्व अपरिपक्व। तो इसका सही जवाब है बी, मध्य बाल्यावस्था में भाषा समाजीकृत के बजाय अहं केंद्रित अधिक है। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है। ए बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां, बी बच्चों का एक कोने में बैठना, सी प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम, डी वे गलतियां जिनमें खेल शामिल नहीं होते। इसका सही जवाब है ए, बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां। अगला प्रश्न है, कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपनी कीबोर्ड अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में बुद्धि उच्च स्तरीय थी। ए
स्थानिक, बी शारीरिक गतिबोधक, सी संगीतमय, डी भाषाई। इसका सही जवाब है सी। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में संगीतमय बुद्धि उच्च स्तरीय थी। अगला प्रश्न है, जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों अच्छे हैं तो यह दर्शाता है कि अध्यापक जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, यह दर्शाता है कि अध्यापक है ए नीतिपरक, बी लिंग पक्षपाती, सी शिक्षाप्रद, डी सही दृष्टिकोण वाला। तो इसका सही जवाब है बी लिंग पक्षपाती। इस तरह के प्रश्न पहले 2 बार आ चुका है, आप लोग ध्यान रखना, ये टॉपिक भी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें को के रूप बदलना है। ए बच्चे व्यवस्था, बी व्यवस्था बच्चे, सी परिवेश परिवार, डी बच्चे परिवेश। इसका सही जवाब है बी। समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना है। अगला प्रश्न है, बच्चे में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका है ए तालमेल बैठाने वाले की, बी संप्रेषक और व्याख्याता की, सी सुगमकर्ता की, डी निर्देशक की। इसका सही जवाब है सी सुगमकर्ता की। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है। ए उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रक्रियाएं, बी उच्च आत्म क्षमता, सी निम्न औसती मानसिक प्रक्रियाएं, डी अंतर्दृष्टिपूर्वक समस्याओं का समाधान करना। इसका सही जवाब है सी। कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है, तो निम्न औसती मानसिक प्रक्रियाएं। अगला प्रश्न है, कोहल वर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा। ए अंतर्निहित संभावित दंड, बी व्यक्तिगत आवश्यकताएं तथा इच्छाएं, सी व्यक्तिगत मूल्य, डी पारिवारिक अपेक्षाएं। इसका सही जवाब है ए अंतर्निहित संभावित दंड। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थियों की वैयक्तिक विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए ए विविध प्रकार के अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना, बी निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान करना, सी कलन विधि के अधिकतर प्रयोग करना, डी बात करने के लिए शिक्षार्थियों को तथ्य उपलब्ध कराना। इसका सही जवाब है ए शिक्षार्थियों की वैयक्तिक भिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए विभिन्न प्रकार के अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है। ए सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं, बी विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं, सी सभी विकास परिपक्व तथा अनुभव के अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं, डी सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। इसका सही जवाब है डी सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है। ए आकलन सत्र की समाप्ति करना चाहिए, बी आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है, सी आकलन एक शैक्षणिक सत्र में 2 बार करना चाहिए, शुरू में और अंत में, डी आकलन शिक्षक के द्वारा नहीं बल्कि किसी बाह्य एजेंसी के द्वारा कराना चाहिए। इसका सही जवाब है बी कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है, आकलन शिक्षक अधिगम से अंतर्निहित प्रक्रिया है, अधिगम शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सृजनात्मक से संबंधित है। यह प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा एक
निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक से संबंधित है? ए अपसारी चिंतन, बी अभिसारी चिंतन, सी संवेगिक चिंतन, डी अहमवादी चिंतन। इसका सही जवाब है ए। सेम प्रश्न पूछा जा चुका है, रिपीट है। अगला प्रश्न है, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन को वाइगोत्स्की सहमत होते हैं? ए बच्चे समवयस्कों एवं वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। बी बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षण पुरस्कार निर्धारित किए जाएं। सी बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किए जाएं। डी बच्चे जन्म से शैतान होते हैं और उन्हें दंड देकर नियंत्रित किया जाना चाहिए। इसका सही जवाब है ए। बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चे एक जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। बी चिंतन में वयस्कों की भांति होते हैं और ज्यों ज्यों वे बड़े होते हैं उनकी चिंतन में गुणात्मक वृद्धि होती है। सी रीते वर्तन के समान होते हैं जिनमें बड़ों के द्वारा दिया गया ज्ञान भरा जाता है। डी निष्क्रिय जीव होते हैं जो प्रदत्त सूचना को ज्यों की त्यों प्रतिलिपि के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं। इसका सही जवाब है ए। बच्चे जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए असावधानी के कारण बच्चे त्रुटियां करते हैं। बी बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग है। सी बच्चे तब त्रुटियां करते हैं जब शिक्षक सौम्य और उन्हें करने पर दंड न देता हो। डी बच्चों की त्रुटियां शिक्षक के लिए महत्वहीन हैं और उसे चाहिए कि उन्हें काट दे और उन पर अधिक ध्यान न दे। इसका सही जवाब है बी। बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग है। अगला प्रश्न है, अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा के सभी शिक्षार्थियों अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझें। इसके लिए शिक्षक को चाहिए कि वह ए कड़े नियम बनाए और बच्चे उसका पालन न करें, उन्हें दंड दें। बी वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का तिरस्कार करे ताकि वे अनुभव करें कि उन्हें अधिक कठोर परिश्रम करना चाहिए। सी उन शिक्षार्थियों का पता लगाएं जो अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हैं और संपन्न घरों से हो तथा उन्हें आदर्श के रूप में प्रस्तुत करें। डी अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करें। इसका सही जवाब है डी। अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी कक्षा के सभी शिक्षार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझें। इसके लिए शिक्षक को चाहिए वह अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करें। अगला प्रश्न है, सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। यह उनके में भिन्नता का कारण है। ए मूल्यों, बी अभिक्षमता, सी अधिगम शैली, डी परावर्तकता स्तर। इसका सही जवाब है सी अधिगम शैली। सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है, तो उनमें यह भिन्नता का कारण है अधिगम शैली। अगला प्रश्न है, भारत में भाषिक विभिन्नता बहुत है। इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1 और 2 के प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन है। ए शिक्षार्थियों को अपनी मातृभाषा या स्थानीय भाषा का प्रयोग करने पर दंडित किया जाए। बी विद्यालय में उन्हीं बच्चों को प्रवेश दिया जाए जिनकी मातृभाषा वही हो जो कक्षा के लिए अपनाई जा रही हो। सी शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए
और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। डी, जो बच्चे कक्षा में मातृभाषा का उपयोग करते हैं अध्यापक को उनकी उपेक्षा करनी चाहिए। इसका सही जवाब है सी, शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक पोषण विवाद में प्राकृतिक से क्या अभिप्राय है? ए, हमारे आसपास का वातावरण। बी, जैविक विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं। सी, एक व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति। डी, भौतिक और सामाजिक संसार की जटिल शक्तियां। इसका सही जवाब है बी, जैविक विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं। अगला प्रश्न है, जनसंचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सबसे उपयुक्त कथन है? ए, संचार माध्यम पदार्थों के विज्ञापन और विक्रय के लिए अच्छा माध्यम है। बी, समाजीकरण केवल माता पिता और परिवार के द्वारा किया जाता है। सी, जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। डी, बच्चे संचार माध्यमों के साथ प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया नहीं कर सकते हैं। इसका सही जवाब है सी, जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है, बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं? नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है? ए, बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं। बी, बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं। सी, बच्चे अनेकों प्रकार से सीखते हैं। डी, बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। इसका सही जवाब है ए, बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं। अगला प्रश्न है, प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को विप्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस रणनीति को अपनाना चाहिए? इसका सही जवाब है सी, प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस रणनीति को अपनाना चाहिए? बच्चों को उनके रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पढ़ने के लिए उद्यम में सहायता करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का एक प्रमुख कारक है? यह प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का एक प्रमुख कारक है? ए, परिवार। बी, कंप्यूटर। सी, आनुवंशिकता। डी, राजनीतिक दल। इसका सही जवाब है ए, परिवार। अगला प्रश्न है, बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है क्योंकि ए, इससे शिक्षक का काम कम हो जाता है। बी, छोटे समूहों में कुछ बच्चों को दूसरे बच्चों पर हावी होने की अनुमति होती है। सी, सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। डी, बच्चे अपना काम जल्दी करने में समर्थ होते हैं। इसका सही जवाब है सी, सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। अगला प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो वह केवल संकेत देता है कि बच्चा का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। ध्यान रखना है, एक औसत बुद्धि वाला बच्चा जब भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो उसे कहते हैं डिसलेक्सिया, पठन अक्षमता। इसमें चारों पॉइंट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से प्रश्न कोई न कोई अक्सर पूछा जाता है। तो अगर पढ़ने में अक्षमता है तो डिसलेक्सिया इसका जो आंसर है। और अगला जो लेखन अक्षमता है तो डिस्प्राफिया। गणितीय यदि कैलकुलेशन ऐसे भी आप याद रखिए, गणितीय अक्षमता है तो उसे डिस्कैलकुलिया। और गति समन्वय अक्षमता है तो डिस्प्रैक्सिया। तो चारों ऑप्शन आप लोग याद रखना। यह था आज 20 सितंबर 2015 को समतन सीटेट का पेपर। आप लोग प्रश्नों को बार बार पढ़ें क्योंकि मैक्सिमम प्रश्न रिपीट करता है। यदि आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जुड़कर आप लोग टेलीग्राम से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़
वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।